चलिए भाई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने स्टार्ट किया था। मैंने ऊपर ऊपर की काफी चीजें आपको बता दी हैं। बेसिकली वो सारी चीजें अभी हम फिर से पढ़ेंगे, बट उनको पढ़ना बहुत जरूरी था इन चीजों को समझने के लिए। सो हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिंपल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड divided into two parts children. One is called as that which records recurring activities, रोजमर्रा की हरकतें जहां रिकॉर्ड होती हैं, it is known as current account. और जहां पे नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं, they are called as what? That part, sorry, they are नहीं, that part is called as capital account. ये हमने पढ़ लिया था। चलिए, so let's proceed further children. So बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में हम करंट रिसिप्ट्स, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। Thereafter in current account we record current payments and in capital account we record capital payments. सर इतनी आसान चीज है, इसको फिर से आप क्यों टेकअप कर रहे हैं? आप गलती करेंगे क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ी करते हैं, वो हर जगह अकाउंटेंसी घुसड़ देते हैं अपनी। और यहाँ पे काम आपको ह्यूमैनिटीज की तरह करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय करंट रिसिप्ट्स इन द करंट अकाउंट सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप यही लिख के आ जाएंगे, that receipt which is of recurring in nature is known as recurring receipt. 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का आएगा तो 0 मिलेगा। What are capital receipts? आप लिखेंगे which are non-recurring nature. What are current account payments? Those payments which take place on day-to-day basis which is of recurring nature. What is capital account payment? That payment which is of non-recurring nature does not occur every time. अंडा मिलेगा आपको ये सब लिखने में। आपको ये कॉम्पोजिशन भी लिखना है और आप इसको लिखना भूल जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो इस कॉम्पोजिशन को कैसे हम ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपनी नोट्स में पहले इसको अपडेट कर लीजिए वेरी क्विकली। तो बाय द टाइम पीपल आर कॉपिंग दिस, मैं कुछ ड्राइंग्स कर लेता हूं। लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स नजर आ रहा है इट रिप्रेजेंट्स इंडिया, एंड राइट साइड पे जो बॉक्स नजर आ रहा है इट रिप्रेजेंट्स यूएस। यूएस में चिल्ड्रन एक पेंटागन हाउस है, देखा है आपने? पेंटागन जानते क्या है? यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बेसिकली। देन लोगों ने व्हाइट हाउस भी देखा होगा, और इंडिया में सुलभ शौचालय होते हैं, और इंडिया में सो कॉल्ड पार्लियामेंट हाउस भी है। करेक्ट करेक्ट। इंडिया में एक यूएसए की एम्बेसी भी है चिल्ड्रन, और यूएस में एक इंडिया की एम्बेसी है। पीपल नो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस ऑफिस चिल्ड्रन? लोगों को पता है एम्बेसी क्या होती है? एक एम्बेसी होता है, कॉन्स्युलेट होता है, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एकदम लोकल भाषा में समझाता हूँ। आपके पापा ने एक फैक्ट्री खोली और गुड्स बेचने के लिए एक शोरूम खोला। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग जगह पे ब्रांचेस और फ्रेंचाइज सेंटर बांट दिए। तो वैसे ही यूएस का एक ऑफिस इंडिया में होता है, ऑफिशियल ऑफिस, 2 पर्पसेस के लिए, एक कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, एक नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल मतलब जहां बिजनेस की बातें होती हैं। तो जहां नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उस जगह को इंडिया में क्या बोलते हैं? यूएस एम्बेसी। और जहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की लाइसेंसिंग होती है, बातें होती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्युलेट। तो अगर आपको न्यूयॉर्क घूमने जाना है 2 महीने के लिए, तो आप यूएस एम्बेसी जाके वीजा अप्लाई करेंगे। व्हाट इज वीजा? सर वीजा कार्ड है मेरे पापा के पास, सर एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाया था, वीजा कार्ड मिला था। अरे वो वीजा जो होता है वो एक कंपनी का नाम है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करवाती है। यहाँ पे वीजा का मतलब होता है एंट्री की परमिशन दूसरे कंट्री में। तो पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है, मोहर लगती है, कितने दिन के लिए वैलिड है, तो उसको वीजा बोलते हैं। समझना गया? वैसे ही यूएस से कोई इंडिया आना चाहेगा तो इंडिया आके थोड़ा वीजा लेगा, उसको यूएस से वीजा लेके आना पड़ेगा। तो वो यूएस में कौन से ऑफिस जाएगा? इंडियन एम्बेसी। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी हालत खराब है, जिनको कोई विजिट नहीं करना चाहता, वो ऑफर देती है ऑन अराइवल वीजा। आप प्लेन से हमारे पास बस उड़ के चले आइए, हम पासपोर्ट पे एयरपोर्ट पे ठप्पा लगवा देंगे। कितने दिन का? जब तक है जान, जितने दिन आप जिंदा तब तक घूमिए टहलिए आराम से। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यूएस जाकर वीजा तो नहीं मिलेगा, इंडिया से लेना पड़ेगा, तो चिल्ड्रन यूएस जाने के लिए वीजा मिलना इंडियंस को इजी है कि डिफिकल्ट है? टूरिस्ट वीजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं बिजनेस और परमानेंट सेटलमेंट वीजा की बात कर रहा हूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यस और नो? तो अगर मान लीजिए आपकी भैया की शादी हुई, भैया के पास तो यूएस का वीजा है, वो पिछले 15 साल से थे, बट भाभी के पास वीजा नहीं है, तो भैया भाभी को अपनी केयर टेकिंग में लेके जा सकते हैं।
बट उसके लिए भी बड़ा नाटक होता है यूएस एम्बेसी में, बड़ा नाटक होता है। उनको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिर्फ वहां बसाने के लिए 1-2 लाख रुपए यहाँ से ले लिए, वहां जाके अपने नाम पे बसा देंगे, फिर वीजा वहां दिलवा देंगे, परमानेंट सिटीजनशिप वगैरह वगैरह। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ही सोच समझ के आपको सैंक्शन देती है। और यूएस एम्बेसी में जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, 2-4 टॉप एम्प्लॉइज छोड़ के सारे हिंदुस्तानी ही होते हैं। बट वो काम किसके लिए टॉमी की तरह करते हैं? अमेरिकन के लिए। आपने वो मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, जहां पे सलमान खान कहता है ना, क्यों नहीं जाने दे रहे, कह रहा मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं तो इंडिया का ही रहने वाला हूं, बट काम मैं वही करूंगा जो मेरे को पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोलेगी। समझ में आया कि नहीं? तो यूएस एम्बेसी में जो चीफ एम्बेसडर होगा वो यूएस के पर्सन होगा, उसके नीचे के 1-2 सीनियर ऑफिशियल्स यूएस के होंगे, बाकी 90% स्टाफ वहां पे इंडियन ही होता है। वैसे ही यूएसए में जो इंडिया की एम्बेसी होगी, वहां पे भी मेजॉरिटी स्टाफ यूएस का ही काम करता है, बट वो काम वही करेंगे जो इंडियन एम्बेसी के रूल्स बोलेंगे। इतना सबको समझ में आता है? पक्का? कंफर्म? अब अगर आपको लग रहा है कि यूएस का वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया का वीजा मिलना इम्पॉसिबल है। इंडिया का वीजा मिलना चिल्ड्रन यूएस के वीजा से भी डिफिकल्ट होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी नॉन इंडियन को बोलिए कि इंडिया में रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए, शादी करके बहू या जीजा लाने के लिए वीजा अप्लाई करो। 100 में से 1 को अगर वीजा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सुन के थोड़ा कॉलर हाई हो गया होगा। ऐसा इसलिए कि देश में ऑलरेडी 141 करोड़ है, कहां झेलेंगे और को। समझ में आ गया? पक्का टूरिस्ट वीजा मिल जाता है कहीं कभी, वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, दैट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस, बट बाकी वीजाज मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यूएस एम्बेसी का तो डिफिकल्ट है, इंडियन का तो इम्पॉसिबल है चिल्ड्रन, इम्पॉसिबल, बड़ी मुश्किल से मिलता है इंडिया का वीजा। खैर आगे चलते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिया ने बच्चों यूएसए को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए और यूएस से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए। सुनाई पड़ रही है मेरी बातें आपको? सम गुड्स आर एक्सपोर्टेड एंड सम गुड्स आर इंपोर्टेड. So those goods which we are going to sell to US, which we are going to sell to US, उसका पैसा यूएस से कहां आएगा? इंडिया आएगा। तो डॉलर्स फ्लो इन करेंगे, यस और नो? और जो गुड्स हमने इंपोर्ट किए हैं बच्चों, उसका पैसा हमको यूएस को देना पड़ेगा। तो क्या होगा? या तो डॉलर जाएगा और या तो रुपी जाएगा। डॉलर होगा तो हम डॉलर दे देंगे क्योंकि वो तो डॉलर लेने में इंटरेस्टेड है, और अगर वो रुपी लेने में इंटरेस्टेड हो तो हम रुपी ले देंगे। खैर ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो हरकतें आपने सुनी, ये रोजमर्रा की एक्टिविटीज थी, एंड दीज आर कॉल्ड एज पैसे का आना करंट अकाउंट रिसिप्ट, और पैसे का जाना इज अ करंट अकाउंट पेमेंट। इतना सबको समझ में आता है बच्चों? इतना सबको समझ में आता है? कंफर्म? कोई क्वेरी तो नहीं यहाँ पे? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने सोचा कि पेंटागन और व्हाइट हाउस को खरीद लिया जाए। किसको खरीद लिया जाए? पेंटागन एंड व्हाइट हाउस को। तो चिल्ड्रन पेंटागन एंड व्हाइट हाउस को जब हम खरीदेंगे तो क्या ये पेंटागन और व्हाइट हाउस जैसी चीजें हमेशा आएंगी हमारे पास? नो। बोला तो बच्चों इसको भी जाएगा व्हाट? इंपोर्ट। बोला तो इसको भी जाएगा इंपोर्ट। बट ये जो इंपोर्ट है इट इज अ रेकरिंग एक्टिविटी और नॉन रेकरिंग एक्टिविटी। अब हनुमान जी को तो भेजेंगे नहीं वहां से उठा के ले आओ, तो वहां पे कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होगा कि पेंटागन और व्हाइट हाउस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें खरीद लिया। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ नॉन रेकरिंग एक्टिविटी, और ये कहां पे शो होगी? कैपिटल अकाउंट में शो होगी एज अ पेमेंट, पैसा देना पड़ेगा ना आपको। सिमिलरली हमने अमेरिका वालों से बोला हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हमको अपनी एम्बेसी खोलनी है यहाँ पे। अमेरिका कहेगा ठीक है खरीद लो जगह। हमने अमेरिका से जगह खरीद ली। दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंपोर्ट। बट ये हमेशा थोड़ा खरीदेंगे, एक बार खरीद लिया जीवन भर ऑफिस चलेगा हमारा। इट इज रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। और इसके लिए जो पेमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज नॉन रेकरिंग पेमेंट, कैपिटल अकाउंट में शो होगा। इतना सबको समझ में आता है? पक्का? कंफर्म? प्लीज अपडेट दिस, फिर मैं आगे चलता हूं। अब अमेरिका वाले मोदी जी से क्या बोल रहे हैं? मोदी जी
हमको ना अपनी एम्बेसी इंडिया में चाणक्यपुरी में खोलनी है, तो थोड़ी जमीन दे देंगे क्या? मोदी के दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम लोग के पास तो इतना पैसा है, खरीदने पे आओगे तो पूरी नई दिल्ली खरीद डालोगे, और पता लगा वहीं पे आर्मी बेस बना के फव्वारे की तरह इधर उधर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, और कल को हम सब अमेरिकन बन जाएंगे। समझ में आया? तो इंडियन गवर्नमेंट ये पागलपंती, ये बेवकूफी नहीं करेगी। तो जितनी एम्बेसीज इंडिया में है बच्चों, सब किराए पे चलती है, सब किराए पे, अरबों खरबों करोड़ों रुपए किराया आता है। तो दैट रेंटल इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज व्हाट? करंट रिसिप्ट। ऐसे ही यूएस में भी हमने कोई एम्बेसी की जमीन नहीं खरीदी है, इंडियन एम्बेसी का ऑफिस किराए पे है, तो यूएस गवर्नमेंट को भी हर महीने यहां से किराया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट रिसिप्ट्स। समझ में आ गया? यूएस के लिए किराया मिलना उनका करंट अकाउंट रिसिप्ट, इंडिया के लिए किराया मिलना हमारा करंट अकाउंट रिसिप्ट। समझ में आई बात की नहीं? अब यूएस में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई सर? उन्होंने अक्षय कुमार की एक मूवी देख ली। कौन सी मूवी देख ली? टॉयलेट। और लगा कि यहां पे भी स्वच्छ यूएस अभियान चलाया जाए। तो जो बिडेन साहब ने मोदी जी को फोन किया कि हम आपके यहाँ के कुछ स्वच्छ भारत अभियान वाले टॉयलेट्स को खरीदना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? तो कृपया करके इन टॉयलेट्स को हमको भेज दीजिए। मोदी जी ने कहा ठीक है, फालतू पड़ा है, कोई यूज तो करता नहीं है, खरीद लो। तो यहाँ पे हमें पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे चिल्ड्रन? पैसे। दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, क्योंकि ये हर बार हम नहीं बेचेंगे। सो इट इज नॉन रेकरिंग एक्टिविटी चिल्ड्रन, और इट इज अ रेकरिंग एक्टिविटी। इट इज अ नॉन रेकरिंग एक्टिविटी। समझ में आ गया? तो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, यूएस गवर्नमेंट पैसा देगी, इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन कैपिटल अकाउंट का पेमेंट। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। इज ऑडियो ओके चिल्ड्रन? ऑडियो ओके? चलो, अपॉलॉजीज फॉर द नेटवर्क ग्लिच। चलिए, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। हमने किराया लिया सो कॉल्ड अमेरिका वालों से, इंडिया में जो उन्होंने एम्बेसी खोली, वो हमारे लिए करंट अकाउंट रिसिप्ट हो गया। हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए, सर्विसेज एक्सपोर्ट की, उनके देश की कंपनीज के शेयर्स खरीदे, वहां से पैसे आ रहे हैं, रेगुलरली आएंगे। इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ रिसिप्ट? करंट अकाउंट रिसिप्ट। करंट अकाउंट रिसिप्ट। हमने अपने सुलभ शौचालय उनको बेच दिए, अपना पार्लियामेंट उनको बेच दिया, अपना रेड फोर्ट उनको बेच दिया, अपना ताजमहल नहीं सर ये नहीं बेचेंगे सर, पागल है क्या सर? इतना रेवेन्यू आता है उससे काहे बेचेंगे? अच्छा, अपने सारे के सारे कूड़े खाने उनको बेच दिए। तो पैसे आएंगे, और ये एक बार आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट। इतनी बात समझ में आती है? पक्का? हम उनसे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने यूएसए में एम्बेसी खोली हुई है, वहां लोगों को नौकरी दी हुई है, लगातार इंडिया से पैसा जा रहा है, रोजमर्रा के जीवन में हमेशा जाएगा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? करंट अकाउंट पेमेंट्स। समझ में आया कि नहीं? एंड चिल्ड्रन, हमने उनका पेंटागन खरीद लिया, हमने व्हाइट हाउस खरीद लिया, जो बिडेन साहब का घर खरीद लिया। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल अकाउंट पेमेंट। तो जो नॉन रेकरिंग होंगे दे आर कैपिटल अकाउंट, पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। जो रेकरिंग होंगे करंट अकाउंट रिसिप्ट, पैसा आया और गया तो पेमेंट। सबको बात समझ में आ रही है? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? अब मैं आपसे बोलना क्या चाहता हूं, जब हमने अपने सुलभ शौचालय यूएस को बेचे, व्हाट हैपेंड टू आवर एसेट चिल्ड्रन? इट वेंट डाउन और इट वेंट अप? वेंट डाउन। जब हमने पेंटागन खरीदा और व्हाइट हाउस खरीदा, व्हाट हैपेंड टू द एसेट्स? वेंट अप। तो जब हमारी एसेट इंक्रीज हो तो कैपिटल पेमेंट एसेट आ रही है, और एसेट डिक्रीज हो तो कैपिटल रिसिप्ट। आप एसेट बेचेंगे ना, तो रिसिप्ट का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी कंट्री में आ रही है, और पेमेंट का मतलब होता है इंडियन करेंसी फॉरेनर्स के लिए, या फॉरेन करेंसी इंडियंस के लिए यहां से जा रही है। फिर से सुनिएगा, हमने अपने सुलभ शौचालय बेच दिए तो डॉलर आएगा, अपना पार्लियामेंट बेच दिया तो डॉलर आएगा, जमीन बेच दी तो डॉलर आएगा, और हमारी एसेट क्या होगी? रिड्यूस होगी। हमने उनका पेंटागन खरीद लिया, हमने उनका व्हाइट हाउस खरीद लिया, हमने उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स वगैरह बहुत कुछ खरीद लिया, तो हमारे यहां से करेंसी जाएगी, या तो रुपी जाएगा या तो डॉलर जाएगा। डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी और रुपी उनके लिए फॉरेन करेंसी, और इस केस में होगा कि हमारी एसेट बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो ये बातें सबको क्लियर हो गई? एक चीज और आप समझेंगे तब जाके कंटेंट कंप्लीट होगा। हमने फॉरेन कंट्री से लोन बोरो किया, सो चिल्ड्रन लोन बोरो करेंगे तो मनी विल कम इन और मनी विल गो आउट। मनी विल कम इन,
and what will happen to our liability? Increases. हमने अफगानिस्तान को लोन दिया, अमेरिका से लोन लिया था, वापस कर दिया, बांग्लादेश से लोन लिया था, वापस कर दिया, मनी विल गो आउट और कम इन, इसलिए कैपिटल पेमेंट है. लाइबिलिटी विल डिक्रीज और इंक्रीज चिल्ड्रन? लाइबिलिटी विल डिक्रीज. समझ में आ गया? तो जायदाद बेच के भी पैसा आता है और लोन लेके भी पैसा आता है, दोनों को क्या बोलेंगे आप? कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट. जायदाद बेचेंगे तो असेट विल गो डाउन, लोन लेंगे तो लाइबिलिटी विल गो अप. असेट खरीदेंगे तो मनी विल गो आउट बट असेट विल इंक्रीज. लोन पे ऑफ करेंगे तो मनी विल गो आउट, लाइबिलिटी विल डिक्रीज. अगर आपने ये कॉम्पोजिशन एग्जाम में नहीं लिखा इन 4 डेफिनेशन में, 0 से ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला. तो अकाउंटेंसी वाले बच्चे बड़े चौधरी टाइप के होते हैं, वो बस यही लिख के आते हैं क्योंकि उन्होंने यही अकाउंटेंसी में पढ़ा है. जो रोजमर्रा का हो रोज रोज रेकरिंग, कभी कभी कैपिटल नेचर का नॉन रेकरिंग. अंडा मिलेगा अंडा. सो व्हेन asset decreases, liability increases and it is a non recurring receipt, you call it as capital receipt. Asset बढ़ना, liability घटना and money is going out non recurring nature पे, it is capital payment. पैसा आए या पैसा जाए बट asset और liability में कोई चेंज ना हो तो आप उसे क्या बोलेंगे बच्चों? करंट अकाउंट रिसिप्ट और पेमेंट. तो ये बीच वाला कॉम्पोजिशन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गोवा में बीच में लेके कटोरा लेके भीख मांगेंगे. अंडरस्टूड दिस? तो प्लीज बच्चों इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. सिर्फ बच्चा नादानी में और बेवकूफी में गलती कर बैठता है, एग्जाम में आता हुआ आंसर गलत हो जाता है. ओके, बी क्विक. चलो, रिमेंबर दिस स्टोरी. मनी इज फ्लोइंग इन द इकोनॉमी ऑन रेगुलर बेसिस, रेकरिंग नेचर, बट देयर इज नो चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी, कॉल्ड एज व्हाट? करंट अकाउंट रिसिप्ट्स. Money is flowing out of the economy on regular basis, recurring nature, no change in asset and liability is what? Current account payments. समझ में आया कि नहीं आया? Money is flowing in the economy either for increasing the liability or through increase of liability by borrowing and by selling off some assets to foreigners. Indian assets are sold to foreigners. It is called as what? Capital account receipt. इंडिया के लिए शाहरुख खान जी ने अभी दुबई में घर खरीद लिया, तो इंडिया के लिए क्या होगा? वो शाहरुख खान जी ने दुबई में घर खरीद लिया, इंडिया के लिए क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा. पैसा जा रहा है तो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, समझ में आ गया? कैपिटल पेमेंट होगा. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का. मैंने ये यूएस से आईफोन इंपोर्ट करके खरीदा तो क्या होगा ये इंडिया के लिए? रिसिप्ट. बैल है बैल एकदम से. अरे मैंने सामान खरीदा, मैंने इंपोर्ट किया है, क्या होगा ये? इट्स अ पेमेंट और रिसिप्ट? पेमेंट. कौन सा पेमेंट होगा? अरे करंट अकाउंट का पेमेंट होगा भैया. ये रोजमर्रा की हरकतें हैं, मोबाइल फोन खरीदना बेचना. समझ में आया कि नहीं आया? घर नहीं खरीदा है, मोबाइल खरीदा है. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कुछ लोग भाई झोपड़ी वाली सोच रखते हैं, सर 35,000 में झोपड़ी मिलती है, 35,000 मोबाइल मिलता है. 35,000 की झोपड़ी खरीदेंगे अगर यूएस में तो कैपिटल अकाउंट का पेमेंट है. 35,000 का मोबाइल खरीदेंगे तो कैपिटल अकाउंट पेमेंट नहीं है. ये रोजमर्रा की टेक्निक है. समझे कि नहीं समझे? अभी रिसेंटली इंडिगो वालों ने 500 A320 एयरबस प्लेन्स ऑर्डर किए हैं एयरबस कंपनी को. ये कौन सी कंपनी है सर? जैसे बोइंग है वैसे ही एयरबस भी है. $50 मिलियन की डील है. धीरे धीरे पैसा देना, एक साथ नहीं देना है. इन चारों में से क्या होगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट पेमेंट होगा. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? चलें आगे. चलिए लेट्स मूव फर्दर. तो ये एसेट लायबिलिटी वाला इंक्रीज डिक्रीज जरूर याद रखिएगा, गलती मत करिएगा. एसेट बढ़े लायबिलिटी घटे, पैसा जाएगा. एसेट खरीदेंगे तो एसेट बढ़ेगी तो पैसा जाएगा, और लोन वापस करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, पैसा जाएगा. ये कैपिटल अकाउंट पेमेंट है. जायदाद बेच के पैसा आए या लोन लेके पैसा आए, इट्स अ कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट. समझ गए? चलिए, सो ये मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें कुछ भी खास अब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. विजिबल इनविजिबल हैज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू. देख सकते हैं जो ट्रेडिंग वाले आइटम्स है, गुड्स हैं, दे आर क्लासिफाइड एज विजिबल आइटम्स एंड सर्विसेज आर क्लासिफाइड एज व्हाट? इनविजिबल. प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन, प्लीज नोट इट डाउन. चलिए, तो अब समझ में आया मैंने आपको क्यों पहले वो बेसिक फैक्ट्स पढ़ाए थे, क्योंकि यहाँ पढ़ने में फिर ऐसा लगता कि भाई अभी क्या है, कितना है, एंड ऑल दैट. तो इन नटशेल अब आप पूरा इंटरनेशनल ट्रेड समझ चुके हैं, सिर्फ आपको एक फॉर्मल स्टडी करनी है. सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी कॉल्ड एज विजिबल आइटम्स. तो इंडिया से यूएस गेहूं जाना,
चावल जाना, फर्नीचर जाना, ये सारा एक्सपोर्ट क्या है? विजिबल आइटम्स का। यूएस से आईफोन आना, यूएस से लैपटॉप आना, यूएस से टेलीविजन सेट आना, यूएस से मशीनरी आना, इट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? इंपोर्ट। ये विजिबल आइटम्स है। समझ में आ गया? पक्का? सो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो वी कॉल इट एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट ज्यादा है बट एक्सपोर्ट कम है तो इट इज कॉल्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो डू रिमेंबर, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। इसके दो पार्ट्स होंगे। sorry, this is called as balance of payment. This is current account part and this is capital. करंट अकाउंट में 4 जगह से पैसे आएंगे और 4 तरीके से पैसे जाएंगे। गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चंदे का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब चंदे से पैसे आए और चंदे के पैसे हमने दिए, डोनेशन। और हमारी कंट्री में कुछ फॉरेनर्स ने पैसा लगाया हुआ है तो हमारी कंपनीज उन्हें इंटरेस्ट देंगी, डिविडेंड देंगी। इंडियंस ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे हैं यूएस में, AT&T के शेयर्स खरीदे हैं यूएस में, देयर आफ्टर ये कौन सी गाड़ी एलन मस्क की, टेस्ला के शेयर्स खरीदे हैं यूएस में, जूम के शेयर्स खरीदे हैं यूएस में। तो वो कंपनीज जब डिविडेंड अनाउंस करेंगी तो दे विल गिव डिविडेंड टू द रिस्पेक्टिव इंडियंस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो सिर्फ अगर आप बात करें कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पूरा कंबाइंड, करंट आइटम्स भी हैं और कैपिटल भी है। करंट अकाउंट में 4 तरीके के आइटम्स होते हैं और कैपिटल अकाउंट में 2 तरह के, एसेट का आना जाना, लायबिलिटी का आना जाना। रिमेंबरिंग एवरीबॉडी? चलिए, कुछ अगर थोड़ा बहुत भूल रहे हो तो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। देयर आफ्टर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर इसका क्या मतलब होता है? आपने NR नारायण मूर्ति जी का नाम सुना है? हु इज ही? द फाउंडर ऑफ बेसिकली इन्फोसिस। 7 दोस्तों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था जिसमें NR नारायण मूर्ति जी थे, नंदन निलकेनी जी थे, विशाल सिक्का जी थे, 4 और थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता है, इन 3 का पता था। तो इन तीनों ने मिलकर कंपनी को सेटअप किया। गॉट इट क्लियर? अब इन्होंने क्यों कंपनी बनाई? बिकॉज दे न्यू कि इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बनने का। तो आज जो आईफोन यूएस बनाता है ना, और जो गूगल एंड्रॉइड बनाता है और जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, उसमें कम से कम 70-80% योगदान इंडियंस का होता है। बड़े कर्मठ टाइप के होते हैं, बड़े अडेप्टेबल टाइप के होते हैं, ये सब आप जानते हैं बातें। खैर, तो सो कॉल्ड, अब हमने यहाँ पे कोडिंग की सॉफ्टवेयर बनाया और बेच दिया माइक्रोसॉफ्ट को। तो सामान नहीं जा रहा है, सेवाएं जा रही हैं, विजिबल नहीं है, इट इज इनविजिबल। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आपने लैपटॉप खरीदा और उसके अंदर आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करना है, तो आप यूएस वाली विंडोज microsoft.us वाली साइट पे गए, $100 का आपने पेमेंट किया और फाइल डाउनलोड हो गई आपके लैपटॉप पे, आपने इंस्टॉल कर लिया। व्हाट यू आर डूइंग? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो गई, हम यूएस घूमने चले गए, जो बिडेन साहब इंडिया घूमने चले आ गए, वाराणसी घूम लिए, लखनऊ घूम लिए, सो कॉल्ड महाराष्ट्र में मुंबई घूम लिए। तो थिंग्स आर नॉट कमिंग, सर्विसेज आर कमिंग, सर्विसेज आर गोइंग। लॉजिक समझ में आ गया? अभी एक मेरे जानने वाले हो कनाडा घूमने गए हुए हैं, तो इट इज व्हाट चल रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। चलिए बताइए, हिंदुस्तानी इंसान कनाडा घूमने गया, इंपोर्ट हुआ कि एक्सपोर्ट हुआ? हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए भी क्या होगा बताइए? यहां समझ आई डिडंट हर्ट यू चाइल्ड, प्लीज बी ऑडिबल। एक बार फिर से बोलोगे प्लीज? इंडियंस गोइंग टू कनाडा फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस, एक्सपोर्ट होगा। चलिए इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देते हैं। लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ऐसे समझते हैं, सर ये एक्सपोर्ट, ये सर इंपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं होता। एकदम सिंपल सी बात बता दो, एकदम सिंपल सी बात। फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर भी है और इंडियन रुपी भी है। हमारे लिए डॉलर फॉरेन करेंसी है और अमेरिकन के लिए रुपी। जब हमारे पास फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आपने सामान बेचा है, क्योंकि आपने सामान बेचा है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट। समझ में आ गया? और जब हमारे पास से चिल्ड्रन फॉरेन करेंसी जाएगी, कब जाएगी? जब आपने सामान खरीदा है, तो इट इज इंपोर्ट। बस इतना याद रख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। मेरे रिश्तेदार कनाडा घूमने गए, करेंसी विल गो और करेंसी विल कम। करेंसी विल गो, पैसा खर्च होगा ना भाई, पैसा खर्च होगा ना हिंदुस्तानी आदमी का। क्या हुआ? ये इंपोर्ट हुआ। मैं यूएस के किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, आपकी क्लास में ही है, मान लीजिए, सर नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे, इनविजिबल है, हॉलो मैन है, ये ना यहाँ पे ये
हॉलो मैन है। गॉट इट क्लियर? गाना मत गाने लीजिए, मुकाबला मुकाबला। ओके, तो मैं किसी यूएस के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, डॉलर विल गो आउट और डॉलर विल कम इन? डॉलर विल कम इन। क्या होगा उसको पढ़ाना? सिंपल एज दैट। हमारे कॉमर्स के टीचर ने ऐसे ही बताया था, कहना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ऐसे समझ लो, फॉरेन करेंसी इंडिया में आई एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी इंडिया से गई इंपोर्ट। जो बिडेन के मामा जी का छोटा भाई अभी प्रयागराज घूमने आया हुआ है, फॉरेन करेंसी आएगी कि जाएगी? क्या होगा ये? अब ऐसे समझिए, जो बिडेन के मामा जी का जो छोटा बेटा है वो अमेरिकन है, वो अपने डॉलर लेके यहाँ पे आएगा, हमारे समोसे वाला उसको समोसा बेचेगा कि नहीं? तो समोसा किसके मुंह में गया? अमेरिकन के मुंह में, और वो अमेरिका चला जाएगा खा के, सेहत बना के, तो समोसा कहाँ चला गया? यूएस। तो एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो बस ये लॉजिक है, डॉलर आ रहे हैं तो एक्सपोर्ट, और डॉलर जा रहे हैं तो खत्म कहानी, एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्टी की चीज ही नहीं है। अभी मेरे घर में नया इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ, और ये इन्वर्टर पहले कहां पे लगा था? ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में लगा था। सर आप तो बहुत भयंकर फेंकते हैं सर, मोदी जी भी फेल है इसके आगे तो। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में लगा था और मैंने खरीद लिया, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अरे भाड़ में गया, ऐसे मत सोचिए, पैसे जाएंगे कि आएंगे? जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो क्या बोला जाएगा? इंपोर्ट बोला जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? पक्का। हमारे घर का टैप खराब हो गया था, पानी लीक करता रहता था, जो बिडेन के वॉशरूम में शावर लगवाने के पैसे नहीं थे उनके पास, इकोनॉमी खस्ता हाल है, 1.4 का ग्रोथ रेट है, तो कह रहे हैं वो चूता हुआ नल हमको दे दीजिए, हम शावर की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो मोरे मोहल्ले से 5-10 टैप हमने बटोरे, उनको दे दिए, वो अपने शावर की जगह लगवाने, सब चूहे जाएंगे तो शावर का काम करेंगे। तो बच्चों, फॉरेन करेंसी आएगी कि जाएगी? आएगी ना, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपोर्ट। समझ में आ गया? तो मैं जो बिडेन टाइप को नहीं छोड़ता, आपकी क्या हैसियत है? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? समझ में आ गया? तो कभी भी कंफ्यूजन हो बच्चों, ऐसे याद रखिएगा, डॉलर आ रहा है एक्सपोर्ट, डॉलर या रुपी जा रहा है तो इंपोर्ट। खोपड़े में बात गई? पक्का। तो अगर हमने आपने, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, जस्ट होल्ड ऑन। कहां गया कहां गया कहां गया? हाँ, शेयर स्क्रीन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन शेयर आ गया बच्चों, और स्क्रीन शेयर पे मैंने देखिए जूम को ऑन कर दिया है, और इसको नीचे करते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एट द बॉटम, देखिए, यू आर कनेक्टेड टू जूम ग्लोबल नेटवर्क वाया डेटा सेंटर्स लोकेटेड वेयर? इंडिया। बट आप जब जूम की मीटिंग इनिशिएट करेंगे तो वहां क्या लिख के आएगा? डेटा सेंटर्स लोकेटेड इन यूएस। सर ऐसा क्यों? अरे फ्री वाला है आपका, फ्री वाला है, ये पैसे वाला है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डेटा सेंटर जो लगाया है या उसका किराया है, उसका किराया वो हम ही से लेते हैं और हमको सर्विस देते हैं। बट यूएस में धंधा पानी इतना टनाटन चल रहा है जूम का कि वो आपको फ्री की सर्विस दे सकते हैं। आई रिपीट, फ्री की सर्विस दे सकते हैं। तो जो इंडिया में वो 40 मिनट की जूम की फ्री मीटिंग होती है ना, वो कनेक्टिविटी यूएस के सर्वर से होती है, और जो पेड मीटिंग्स होती है वो कनेक्टिविटी इंडिया। कल को हो सकता है इंडिया में इनका बिजनेस इतना बढ़ जाए कि वो हमको आपको भी सर्विसेज फ्री में देने लग जाए। बट अभी इंडिकेशन यही है, ग्लोबल सेंटर्स वाया डेटा कनेक्टेड इन इंडिया अगर है डेटा सेंटर तो ये पेड है, और अगर यूएस वाला है तो अनपेड नहीं है, फ्री है। समझ में आ गई बात? पक्का। तो मैंने जूम को डाउनलोड किया, और हर महीने मैं इनको सो कॉल्ड पैसे देता हूँ 439। उनका प्लान है कि 10 महीने का पेमेंट एक साथ करिए तो 2 महीना फ्री है। अल्टीमेटली मैं तो रुपये में ही दे रहा हूं, बट ये पैसा जाएगा फाइनली कहां तक? यूएस जाएगा ना, जहां इनका ऑफिस है। तो अल्टीमेटली मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया और कमिंग इन इंडिया? आउट ऑफ इंडिया पैसा जा रहा है। तो जूम की सर्विस क्या होगी मेरे लिए? इंपोर्ट की एक्सपोर्ट? इंपोर्ट। और जूम यूएस के लिए क्या होगा? ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। बातें समझ में आई सबको? पक्का। चलिए, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना किसी को? डॉलर आ रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है, और डॉलर जा रहा है तो सिंपल एज दैट, इंपोर्ट। अब इनविजिबल आइटम्स कितने तरह के हैं सर? इनविजिबल में भी 2 चीजें हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं सर? दीज आर कॉल्ड एज सर्विसेज, और यू कैन call them as non-factor services, and these are called as incomes, or you can simply call them as what children? Factor income. अब बच्चे गलती कहां पे करते हैं? 11th क्लास में आपको मैंने इनकम के 2 मीनिंग बताए थे बेसिक टर्म्स में। जो इनकम काम करने के बदले मिले वो फैक्टर इनकम, और जो फोकट का पैसा मिले, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। व्हाट? ट्रांसफर इनकम। तो प्लीज, ये फैक्टर इनकम है बट ये ट्रांसफर इनकम नहीं है। ये फैक्टर इनकम है बट ये ट्रांसफर इनकम नहीं है। लोग क्लासिफाई करते हैं,
पूछो 2 तरह के ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? अच्छा एक मैं बताता हूँ, क्रेडिट बच्चा कहेगा सर, दूसरा डेबिट। अरे भैया कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट डेबिट अलग होता है। तो एक तरह की इनकम फैक्टर इनकम, तो दूसरी सर नॉन फैक्टर इनकम। नहीं भाई ऐसा नहीं है। इनविजिबल आइटम्स में आपको इनकम्स का भी लेन देन होता है एज वेल एज सर्विसेज का भी लेन देन होता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग की क्लास का लेक्चर अटेंड किया था तो आपको सेकंड आइटम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस नजर आता है। तो अगर मेरा ब्रदर या मेरे स्टूडेंट यूएस चले गए, मैंने यहां से गुड्स बना के यूएस भेज दिए, मैं इंडिया में बैठा हूं, जो बिडेन का मैंने इंश्योरेंस कर दिया, तो सर्विसेज आर, पीपल आर गोइंग, मनी विल कम इन। एक्सपोर्ट हुआ इंपोर्ट हुआ? एक्सपोर्ट हुआ। यूएस, आई रिपीट, आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे, ध्यान नहीं दिया। मेरा कजन या स्टूडेंट्स यूएस घूमने चले गए, पैसे जाएंगे कि आएंगे? पैसे जाएंगे ना, तो इंपोर्ट हुआ कि एक्सपोर्ट हुआ? इंपोर्ट हुआ। तो इफ वी आर ट्रैवलिंग टू यूएसए एंड वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएसए, तो बताइए बच्चों, जब हम यूएस ट्रैवल करेंगे या यूएस से कोई इंडिया आएगा, कब डॉलर आएगा और कब डॉलर जाएगा? तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऑफ सर्विसेज। मैंने स्टडी मटेरियल स्टूडेंट को डिस्पैच कर दिया यूएस, और कुछ मैंने स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया या मंगवा लिया यूएसए से। तो यूएस से स्टडी मटेरियल मंगवाएंगे तो सो कॉल्ड डॉलर विल गो और डॉलर विल कम, डॉलर विल गो। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंपोर्ट। किसी स्टूडेंट को मैंने यूएस में स्टडी मटेरियल सेल किया तो डॉलर विल कम, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एक्सपोर्ट। जो बिडेन ने हमसे इंश्योरेंस करा लिया इंडिया में, तो बच्चों डॉलर आएगा कि जाएगा? आएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। और हमने यूएस की कंपनी से अपना इंश्योरेंस करा लिया लाइफ का, डॉलर विल गो और कम इन? डॉलर विल गो। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंपोर्ट। देखिए तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। मैंने बोला ना हम यूएस गए, यूएस से कोई आया ट्रांसपोर्ट किया, तो आपने सबको बोल दिया एक्सपोर्ट या सबको बोल दिया इंपोर्ट, हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा। सबसे आसान तरीका क्या है? जब जब डॉलर आए एक्सपोर्ट, जब जब डॉलर गए इंपोर्ट। एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल। कभी ये कुछ सोचते नहीं। ये मेरा चश्मा नजर आ रहा है, ये मैंने यूएस से खरीदा चिल्ड्रन, अब इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है? सर सामान वहां से आ रहा है इंपोर्ट, ये तो आसान लग रहा है, बट सर्विसेज में आप फंस जाते हैं। तो 100 की सीधी बात, डॉलर आया तो एक्सपोर्ट, कुछ गया होगा बदले में, डॉलर गया तो कुछ आया होगा बदले में, तभी तो इंपोर्ट बोल रहे हैं। समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? तो टेक एन एग्जांपल, आपने इसका नाम सुना है चिल्ड्रन? झगड़े का कौन है झगड़ा? मार्क जकरबर्ग। और मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा। मार्क जकरबर्ग की कंपनी कौन सी है? चेहरा किताब। और इनकी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मार्क जकरबर्ग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में पैसा लगाया और मुकेश अंबानी ने फेसबुक में। समझ में आ गया? तो मुकेश अंबानी साहब को फेसबुक से क्या 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 मिलेगा? सर शेयर्स में पैसा लगाया है तो इन्हें डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स में पैसा लगाया होगा तो इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, और अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं बिजनेस करने में तो इनको प्रॉफिट मिलेगा। सर कैसे मतलब नाक घुसेड़ेंगे? मुकेश अंबानी जी मार्क जकरबर्ग से बोलेंगे तुमने अमेरिका में फेसबुक का प्लान 49 रुपीज में बेचो, 1 साल तक बेचो, सारे के सारे लोग फेसबुक इस्तेमाल करेंगे, वो 250 ग्राम 300 ग्राम जो इस्तेमाल करते हैं ना, अरे इंस्टाग्राम, वो इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। जकड़े का बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लग गया। अब मार्क जकरबर्ग ने रिलायंस के शेयर्स में पैसा लगाया, तो रिलायंस इन्हें क्या 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 दे सकता है? अगर डिबेंचर्स में पैसा लगाया तो रिलायंस इन्हें इंटरेस्ट देगा, शेयर्स में पैसा लगाया तो रिलायंस इन्हें डिविडेंड देगा, और अगर ये अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं बिजनेस करने में कि मैं फेसबुक का ऐप जियो की सर्विस वालों को फ्री में दूंगा, तो क्या मिलेगा बच्चों? प्रॉफिट। तो ये जितनी चीजें आपको ऊपर नजर आ रही हैं, जो जकड़े को मिलेगी लाल बक्से में और जो अंबानी जी को मिलेंगी ऑरेंज बक्से में, दिस विल मेक डॉलर्स कम इनटू इंडिया। यस और नो चिल्ड्रन? एंड दिस विल मेक डॉलर्स गो आउट फ्रॉम इंडिया। तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट। और ये क्या हो गया? बट यहाँ पे क्योंकि सामान नहीं आ जा रहा
तो इसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं बोल सकते। ना सर्विसेज आ जा रही हैं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? रिसिप्ट ऑफ इनकम्स जब अंबानी जी के पास ये आया, पेमेंट ऑफ इनकम जब अंबानी जी के पास से ये गया। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये। यूएस का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलेगा? रिसिप्ट ऑफ इनकम्स, और इसको क्या बोलेगा? पेमेंट ऑफ इनकम। फेसबुक ये चीजें इंडिया में देगा तो अमेरिका के लिए पेमेंट ऑफ इनकम, और फेसबुक को अमेरिका में ये सब मिलेगा, रिसिप्ट ऑफ इनकम। समझ में आ गई बात? अंबानी जी को इंडिया में ये मिल रहा है रिसिप्ट ऑफ इनकम, खोपड़े में बात गई, और अंबानी जी ये देंगे यूएस वालों को पेमेंट ऑफ इनकम। सबको बातें समझ में आ गई बच्चों? प्लीज कॉपी दीज एग्जांपल्स क्विकली। चलो, तो दैट धमाकेदार लॉजिक वेंट वेल। कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहचानना है? डॉलर आएगा तो एक्सपोर्ट की वजह से, जाएगा तो इंपोर्ट की वजह से। गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, इनकम्स का भी हो सकता है, चंदे और दान का भी हो सकता है। ये रोजमर्रा के होते हैं, करंट अकाउंट यही होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिसिप्ट ऑफ इनकम, पेमेंट ऑफ इनकम, यूनिलेटरल रिसिप्ट, चंदा दान मिला बिडेन साहब से हिंदुस्तानियों को, एंड यूनिलेटरल पेमेंट, मोदी जी ने अफगानिस्तान वालों को कुछ डोनेशन दे दिया। समझ में आई बात की नहीं आई? चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन। यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो मोदी जी जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, मान लीजिए बांग्लादेश गए, 100 करोड़ रुपए देके चले आए। अफगानिस्तान गए, 1500 करोड़ देके चले आए। कौन? उनके पिताजी का पैसा जा रहा है, मरा बेचारा टैक्स पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल पेमेंट्स बाय इंडिया। बाय इंडिया। बिडेन साहब आए, वो कौन सा होता है, जैकी पैकी क्या बोलते हैं इन लोगों को, रशिया वालों को? हेलेन जैकी, पेलेन जैकी? अरे यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जेलेंस्की। बहुत जलन थी उसके मन में, इसलिए उसका नाम जेलेंस्की रख दिया उसके पापा मम्मी ने। और वो रशिया वाले क्या नाम है? पुटिन। अपनी दीवारों में लगाया था ना, वेरी गुड। तो पुटिन साहब इंडिया आए, मोदी जी 11,000 उनसे दिलवा दिए, माइक पे अनाउंस कर दिया, पुटिन साहब 11,000 करोड़ रूबल्स इंडिया को देने आए हैं। फंस गया बेचारा, फंस गया बेचारा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा करके बराबर कर लेंगे। ओके, तो जब फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया आते हैं और दान दहेज चंदा देके जाते हैं, हम गरीब जैसे भिखमंगों को, हिंदुस्तानी आदमी बहुत चतुर टाइप का है, जान पूछ के अपने आप को भिखारी ये सब बनाया हुआ इंडियंस ने, ताकि बाहर से पैसे आए। गॉट इट क्लियर? और जब हम यहां से जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, अब मोदी जी की अमेरिका को तो कुछ दान दहेज देने की औकात है नहीं, और है भी अगर तो वो लोग पैसा लेंगे नहीं, बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो हम किसको पैसा देंगे? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, और उसके बाद अपना ये बगल वाला कौन सा छोटा वाला देश, नेपाल, श्रीलंका, इन सबको देंगे। अमेरिका इंडिया जैसे को पैसा दे देगा। बातें समझ में आ रही है? तो जो चंदा फोकट का पैसा हिंदुस्तान में आता है ना, इट इज नोन एज यूनिलेटरल रिसिप्ट, और जो जाता है इट इज नोन एज यूनिलेटरल पेमेंट। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट? अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 आइटम देखे थे, ये बराबर हो जाए दोनों साइड पे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाएगा। बट अगर एक्सपोर्ट से डॉलर आए ज्यादा और इंपोर्ट से गए कम, तो करंट अकाउंट का सरप्लस होता है। और अगर इंपोर्ट से जाएगा ज्यादा पैसा और एक्सपोर्ट से आएगा कम डॉलर, तो करंट अकाउंट का डेफिसिट होता है। अब सोच के बताइए बच्चों, डेफिसिट अच्छी बात है कि सरप्लस अच्छी बात है? चलिए, ये तो भाई हर इंसान ही बोलेगा मैगी खाओगे कि दलिया खाओगे? नहीं, मैगी खाएंगे। अरे आज तो मैगी अच्छी लगेगी, बट कुछ साल के बाद चिपक जाएगी आंतों में, लंग्स में आपकी। तो डेफिसिट अच्छा है कि सरप्लस अच्छा है? बताइए बताइए बताइए, डेफिसिट अच्छा है कि सरप्लस अच्छा है? सोच लीजिए, सोच लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। डेफिसिट इज गुड और सरप्लस इज गुड? ना 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 ना, एक तो अच्छा ही है। चलिए, हरी ग्रीन, डेफिसिट अच्छा है चिल्ड्रन। सर क्यों? सरप्लस होगा तो हो सकता है हम रिसोर्सेज को एलोकेट ना कर पाए, बट डेफिसिट का मतलब चीजें आई ज्यादा है और गई कम है। तो हमारे पास बाहर से ज्यादा रिसोर्सेज आए होंगे, हम उन रिसोर्सेज को यूज करके अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो घर में सरप्लस होना अच्छा है, बट देश में डेफिसिट होना हमेशा अच्छा होता है। मोर रिसोर्सेज आर कमिंग इन, बट मैं करंट अकाउंट के डेफिसिट का यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट का जिक्र कर रहा हूं। करंट अकाउंट का डेफिसिट होना बहुत खराब बात है, बट कैपिटल अकाउंट की वजह से अगर डेफिसिट हो तो अच्छा है। ढेर सारी मशीन आई, ढेर सारी रिसोर्सेज आए, कैपिटल रिसोर्सेज आए, धंधा पानी डेवलप होगा, कंट्री इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ताइवान से बैटरी आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 लाख से ऊपर की जा रही है,
इंडिया में अगर बनने लग जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल 60,000 में मिल जाएगी। दो फायदे हैं, एक तो व्हीकल सस्ती, और दूसरा जब फैक्ट्री इंडिया में ताइवान वाली कंपनी लगा लेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दो चार टॉप ऑफिशियल्स वहां से लेके चले आएंगे, बट अदर ऑफिशियल्स वुड बी एम्प्लॉयड फ्रॉम वेयर, इंडिया ओनली। तो करंट अकाउंट का डेफिसिट मे नॉट बी गुड, बट कैपिटल अकाउंट डेफिसिट इज ऑलवेज गुड। ओके, चलिए, तो सबको ये बातें समझ में आ गई बच्चों? इनफ्लो मतलब बाहर से पैसे आना, और आउटफ्लो मतलब पैसे जाना। इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो इट इज सरप्लस, और आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है तो इट इज डेफिसिट। ऐसा होगा, आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम तो डेफिसिट, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम तो सरप्लस। समझ में आ गई कहानी? चलिए, सो कैपिटल अकाउंट का जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। वैसे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, बट फॉर्मल स्ट्रक्चर वील डू इन द नेक्स्ट क्लास।